हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के इस चैनल के ऊपर। तो आज के इस लेक्चर में जो है हम आवर एनवायरनमेंट चैप्टर जो है पढ़ेंगे। क्लास 10th का 13 चैप्टर है। इससे पहले हमने फिजिक्स के जितने भी चैप्टर थे वो सारे के सारे जो है ख़त्म कर लिए, यानी कि जितना ही पार्ट फिजिक्स का था वो हमने कवर कर लिया था। ठीक है जी, इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन वगैरह भी हमने कर लिए थे। तो वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, ठीक है जी, तो आप चेक कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आवर एनवायरनमेंट चैप्टर, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट इज द सम total of all external forces, substances, living beings and conditions that surround an organism and influences the same without becoming its part। तो इन्वायरमेंट क्या है? एक सम है जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, सब्सटेंसेस वगैरह हैं बेटा, लिविंग बींग्स हैं, कंडीशंस हैं, ठीक है, दैट सराउंड एन ऑर्गेनिज्म, जो कि ऑर्गेनिज्म के आसपास होते हैं, ठीक है, एंड इन्फ्लुएंस कर देते हैं, प्रभाव डालते हैं अपना, सेम विदाउट बिकमिंग इट्स पार्ट, बिना उसका पार्ट बने हुए जो है वो डायरेक्ट जो है ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो अपना प्रभाव डालता है, उसे क्या बोल देते हैं हम? एनवायरनमेंट। तो इट कंसिस्ट ऑफ बोथ लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट। इसमें जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट होते हैं, ईच ऑफ विच है सेवरल सब कंपोनेंट्स। तो इसमें हर एक में जो होते हैं सेवरल सब कंपोनेंट जो है पाए जाते हैं। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड सब कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट। तो जितने भी अलग अलग टाइप के जो कंपोनेंट होते हैं और कंपोनेंट के भी आगे सब कंपोनेंट होते हैं एनवायरनमेंट के, वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं और एक दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं। तो चेंज और डिटोरेशंस ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट इज़ लाइकली टू अफेक्ट होल एनवायरनमेंट। तो अगर किसी भी कंपोनेंट में कोई भी चेंज आता है तो पूरे का पूरे एनवायरनमेंट के ऊपर उसका प्रभाव डालता है। एंड दी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग इन दैट एनवायरनमेंट, जिस ऑर्गेनिज्म में वो रहता है, ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि बायो जियोकेमिकल जो साइकिल है आर नेसेसरी है फॉर प्रोवाइडिंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू इकोसिस्टम। तो जैसे कि कह रहे हैं कि जो जियोकेमिकल जो साइकिल होता है वो नेसेसरी होता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करने के लिए इकोसिस्टम को, जैसे कि कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वाटर है, एक्सेट्रा। तो जो न्यूट्रिशंस है आर अंडरगोइंग चेंज इन वेरियस कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो काफ़ी सारे चेंजेस के अंडर होता है, ठीक है, एनवायरनमेंट कंपोनेंट के। तो एनी डिस्टर्बेंस और डिसलोकेशंस इन द साइकिल प्रोसेस इज बाउंड टू अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द होल बायोटा। तो कह रहा है कि कोई भी टाइप की अगर डिस्टर्बेंस होती है किसी भी जो है सब कंपोनेंट में या कंपोनेंट में एनवायरनमेंट के, तो पूरे के पूरे जो है बेटा एनवायरनमेंट की ग्रोथ के ऊपर जो है अफेक्ट डालता है, ठीक है। तो सम पार्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट फंक्शंस एज रिसोर्सेज, सम एज रेगुलेटरी फैक्टर, वाइल अदर हैव बोथ द फंक्शन फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो कह रहा है कि कुछ जो पार्ट होते हैं एनवायरमेंटल के वो एक रिसोर्स की तरह काम करते हैं और कुछ जो होते हैं वो रेगुलरिटी फैक्टर की तरह काम करते हैं, ठीक है। बाकी के जो कुछ फंक्शन होते हैं वो दोनों टाइप के काम करते हैं, रिसोर्स के भी और रेगुलेटरी फैक्टर्स के भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल है हमारे पास फॉरेस्ट है, ठीक है जी। तो ड्यू टू रैपिड डेवलपमेंट इन द ह्यूमन सोसाइटी ड्यूरिंग द लास्ट 3 decades, resources are being consumed at the rate which is threatening their availability for the future generation। तो कह रहा है कि कुछ जो है यानी कि 3 decades के अराउंड जो है जो डेवलपमेंट हो रही है ह्यूमन सोसाइटी की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, जिसके कारण जो है बेटा जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो कम पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ बढ़ती हुई जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो है वो रिसोर्सेज की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। इससे जो है नेक्स्ट आने वाले जनरेशन के ऊपर इसका अफेक्ट पड़ेगा। तो अ टेंडेंसी ऑफ एक्सेसिव हैज़ ऑल्सो crept in the human society। It is producing waste in such quantity that cannot be abolished by the inbuilt system of environment।
Further, the natural systems of waste metabolism has been reduced due to removal of vegetation cover of residential and commercial areas and emissions of large amount of pollutants by factory and vehicles. Therefore, over a period of a time, environment has deteriorates to the extent that not only human health is being threatened but also various components of the environment as well. तो कह रहा है कि जैसे जैसे जो है बढ़ती जनसंख्या है वैसे वैसे रिसोर्सेज के ऊपर जो है फ़र्क भी पड़ी जा रहा है, और वैसे वैसे जो है कमर्शियल एरिया वगैरह होते हैं, रेजिडेंशियल एरिया वगैरह हैं, ठीक है, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। वो बढ़ने का कारण क्या है? सारे का सारा कारण सिर्फ एक ही है, बढ़ती जनसंख्या, ठीक है। तो बढ़ती जनसंख्या के कारण सिर्फ ह्यूमन हेल्थ के ऊपर ही नहीं बल्कि क्या होता है कि इन्वायरमेंट के ऊपर भी फ़र्क जो है वो पड़ रहा है। वो कैसे? फैक्ट्री वगैरह लग रही है, ठीक है, व्हीकल्स वगैरह की जो है अमाउंट वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, जिसके कारण जो है डायरेक्ट और अनडायरेक्ट सीधा अफेक्ट जो है एनवायरनमेंट के ऊपर इसका पड़ता है, ठीक है जी। उसके बाद है व्हाट हैपन व्हेन वी ऐड आवर वेस्ट टू द एनवायरनमेंट। तो क्या होता है जब हम अपनी वेस्टेज को जो है एनवायरनमेंट में ऐड कर देते हैं? तो वाटर्स आर यूजलेस लेफ्ट ओवर मटीरियल्स, दे आर डिविजिबल इनटू टू कैटेगरीज, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जो वेस्टेज होती है बेटा वो दो टाइप की कैटेगरी में बांटे गए हैं, एक बायोडिग्रेडेबल एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। सबसे पहले है बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। ये कौन सी होती है? दे आर वेस्ट विच आर ब्रोकन डाउन एंड डिस्पोज्ड ऑफ नेचुरली बाय सैप्रोफाइट और डीकम्पोजर। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज ऐसी वेस्टेज होती हैं जो कि नेचुरली डीकम्पोज हो जाती है डीकम्पोजर के द्वारा। तो कॉमन सैप्रोफाइट्स आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोवेल्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो जो कॉमन डीकम्पोजर होती हैं वो कौन कौन सा? बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह है, ठीक है जी। तो दे सेक्रीट एंजाइम ओवर द वेस्ट विच ब्रिंग अबाउट देयर सॉल्युलेशंस। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर जर्नली ऑर्गेनिक वेस्ट दैट इज गार्बेज, सीवेज, लाइवस्टॉक वेस्ट, यूज्ड टी लीव्स, वेस्ट पेपर, वेस्ट कॉटन, वूल, लेदर, वुड एंड यूट आर्टिकल, फूड leftovers etc. Beside natural degradations by microbes, they can also disposed of through waste treatment plant or converted into an agriculture resource of manure and compost. तो कह रहा है कि जो हमारे पास बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होती हैं वो जर्नली ऑर्गेनिक वेस्टेज होती हैं, जैसे कोई गार्बेज है, सीवेज वगैरह होता है, वेस्ट पेपर है कोई, ठीक है, वेस्ट कॉटन वगैरह है, वूल हो गया, लेदर है, वुड है, यूट आर्टिकल्स है, फूड लेफ्ट ओवर्स है बेटा, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी वो नेचुरली डीकम्पोज हो जाती है डीकम्पोजर के द्वारा, ठीक है जी। और इन्हीं डिस्पोज्ड को जो है बेटा एक वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट में जो है डाला जाता है। डालने के बाद जो है इनको एक एग्रीकल्चर सोर्सेज में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कि मैन्योर वगैरह है, कंपोस्ट वगैरह है, इसमें इसके चेंज कर दिया जाता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज क्या होती हैं? दे आर वेस्ट विच कैन नॉट बी ब्रेक डाउन इन बाय दी डीकम्पोजर बिकॉज दे डू नॉट हैव एंजाइम फॉर दी सेम। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज वो ऐसी वेस्टेज होती हैं जिनमें जो है कि डीकम्पोज नहीं हो पाते डीकम्पोजर के द्वारा, ठीक है जी। तो ऐसी वेस्टेज जो कि ईजिली डीकम्पोज ना हो, ठीक है, उसे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज बोल देते हैं। तो वी कैन नॉट ईट कोल टू obtain एनर्जी बिकॉज वी डू नॉट पोजेस एंजाइम फॉर द सेम थ्रू कोल इज़ एन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो जो कोल होता है वो एक तरीके का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है। वी कैन नॉट ईट, उसे ईट नहीं कर सकते हैं टू ऑब्टेन एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास उसे पोजेस करने के लिए बेटा जो है एंजाइम नहीं होते। तो मोस्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज आर ह्यूमन मेड। ज़्यादातर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होती हैं वो ह्यूमन मेड होती हैं, मैन मेड होती हैं, जैसे कि प्लास्टिक वगैरह होती है, क्रोकरी वगैरह है, मेटालिक कैंस वगैरह है, ग्लास आर्टिकल्स है, पॉलीथीन बैग्स हैं, सिंथेटिक फाइबर्स हैं, सिल्वर फॉइल्स हैं, मैनी पेस्टिसाइड्स वगैरह है जैसे BSC है, DDT वगैरह होती हैं। ये सारी की सारी मैन मेड वेस्टेज होती हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो इंडस्ट्रीज ऑल्सो प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज कंसिस्ट ऑफ हैवी मेटल्स, सिंथेटिक केमिकल, टॉक्सिस,
एक्सेट्रा। तो बेटा क्या होता है कि जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं वो भी काफ़ी लार्ज अमाउंट में जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज को पैदा करती हैं, ठीक है। जैसे कि कोई हैवी मेटल है, सिंथेटिक केमिकल्स वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, टॉक्सिन्स होते हैं, जो सारी की सारी। तो सम ऑफ दीज वेस्टेज कैन बी ब्रोकन डाउन बाय हीट, प्रेशर एंड ऑक्सीडेशन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। तो कुछ तो जो है बेटा उसे वेस्टेज को जो है ब्रेक डाउन किया जाता है हीट के द्वारा, प्रेशर के द्वारा या ऑक्सीडेशन करके एक स्पेसिफिक कंडीशन के अंडर। तो हाउ एवर इसी तरीके से अंडर द ambient condition present in the our environment they persist for a long time resulting in their peeling that advisorly affect the environment। तो इसी तरीके से बेटा कुछ ऐसी भी होती हैं कि जो इन्वायरमेंट में जो है डिकम्पोज नहीं होती, जिसके कारण क्या होता है कि इन्वायरमेंट के ऊपर उसका डायरेक्ट प्रभाव भी पड़ता है और लंबे समय तक वो है इन्वायरमेंट में ऐसे के ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो सम ऑफ द सोलुबल बट नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल एंटर फूड चेन्स, परसिस्ट, अंडरगो बायोमैग्निफिकेशन एंड हार्म द कंज्यूमर्स ऑफ वेरियस लेवल इंक्लूडिंग ह्यूमस। तो कुछ कह रहा है कि जो सोलुबल नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स होते हैं जो कि फूड चेन में एंटर कर जाते हैं, जिसके कारण जो बायोमैग्निफिकेशन है उसमें जो है बाधा डाल देते हैं, और जो कंज्यूमर वगैरह होते हैं वेरियस फूड लेवल में, ठीक है जी, जैसे कि ह्यूमन वगैरह भी उसमें इंक्लूड होते हैं, इनके ऊपर भी जो है ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं।